हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक, तो मैं आपको अब आज पढ़ाने वाला हूँ। आज के चैप्टर का नाम है वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक से उठाकर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो जो आ सकते हैं, जितने भी टॉपिक लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा है वाटर प्रूफिंग डैम प्रूफिंग। इसके पहले वाले में हमने आपको क्या बताया है, विंडोज़ और वेंटिलेटर के बारे में बताया है। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। जिसमें नहीं देखा कर ले क्लास। तो देखते हैं कि आज के में क्या क्या है। इसकी हिंदी हो जाएगी जलरोधन एवं सील रोधन। अब भाई बुक में आगे पीछे लिखा है, हमने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, तो उसमें कुश्ती नहीं करने जाना, पढ़ना वही है। ठीक, तो क्या है, जल रोधन है और सील रोधन है। जल रोधन मतलब पानी से बचाने के लिए किया जाने, मतलब करना, हमें बचाना है अपने बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को। ठीक, और सील रोधन मतलब सीलन से बचाना है। ठीक, तो देख लेते हैं कि क्या होता है जल रोधन और सील रोधन। तो पहले हम देखेंगे कि जो है सील रोधन क्या होता है, डीपीसी क्या होता है। ठीक, डैम प्रूफ। ठीक, डीपीसी क्या होता है, डीपीसी इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफिंग कोर्स। ठीक, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डैम प्रूफिंग कोर्स। हिंदी में कहेंगे तो सील रोक रद्दा। ठीक, तो सील रोक रद्दा आपका क्या होता है, आपकी सीलन से बचाने के लिए आपका सील रोक रद्दा यूज़ किया जाता है। तो वो सीलन कैसे आती है अधिकतर आपके कंस्ट्रक्शन में, तो वो सीलन आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या नमी जब आ जाती है तो क्या होता है, आपके यहाँ सीलन आने लगती है। सीलन आने लगती है तो सीलन से क्या होता है, फिर आपके वही क्या कहते हैं, कीट आ जाते हैं, टर्माइट्स, और आपकी चीज़ों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो मॉइस्चर होना आपके कंस्ट्रक्शन में कुल मिला के आपके लिए लाभदायक नहीं है, मतलब आपका लॉस ही लॉस होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा डैम प्रूफिंग कोर्स था, और ये जो लगाते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स हम लगभग 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक लगाते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया फाउंडेशन, अब बनाते हैं फाउंडेशन। ठीक, हमने फाउंडेशन बनाई। तो फाउंडेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे हम लोग कौन सी प्लिंथ लेवल पे डालते हैं, क्या ये क्या होता है हमारा, डीपीसी डालते हैं यहीं पे, डैम प्रूफिंग कोर, जिससे कि सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, यानी आपकी मृदा में जो नमी रहती है, मृदा में भी तो आपकी नमी रहती है, आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, मतलब उसमें सॉइल मैकेनिक्स से, तो उसमें बताया जाएगा कि सॉइल में भी मतलब आपके नमी पाई जाती है, आप निकालेंगे उसका परसेंटेज। ठीक, तो उसको छोड़ते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं कि डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स क्या होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर तक आपका फाउंडेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो डीपीसी आप लोग जान गए कि क्या होता है, सील रोक रखते हैं, यानी सीलन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डीपीसी यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं। डीपीसी का पूरा नाम क्या है, डीपीसी हमने बता दिया आपको क्या होता है। ठीक, और क्या है, अगला है कि डैम्पनेस क्या होती है, और इसके इफेक्ट क्या क्या है। क्या है डैम्पनेस, टेम्परेंस हिंदी में क्या कहते हैं, सीलन।
अधिकतर लोग जानते होंगे घर में, अधिक उनके बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, सीलन आपकी बढ़ जाती है। डैम्पनेस, तो डैम्पनेस यानी कि सीलन आपका क्या होता है, जब देखते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा के दिनों में क्या होता है कि आपकी दीवारें क्या हो जाती है, हल्की हल्की आप देखते हैं तो गीली नज़र आती हैं, तो देखेंगे जैसे पानी डाल रहा हो उस पर, ठीक। तो वही जो आपका क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। पानी ज़्यादा बरसने की वजह से जो आपका दीवार पे पड़ता है पानी, और कैपिलरी एक्शन लेके क्या होता है, अंदर मतलब आ जाता है। बहुत ज़्यादा जब बरसात होने लगती है तो आपका क्या होता है, जो पानी पड़ता है आपकी दीवार पे, दीवार पे पड़ने के बाद कैपिलरी एक्शन करके अंदर प्रवेश कर देता है। अगर मान लीजिए आपकी दीवार है, यहाँ पे आपने कोई प्लास्टर नहीं किया है या फिर कुछ सीलन के लिए नहीं लगाया, पेंट जो भी चीज़ें हैं यूज़ करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, जब उस पर वाटर पड़ेगा तो वो अंदर चला जाएगा और फिर वही नमी देगा आपका, और जो अंदर आपने पेंट लगाया है या प्लास्टर भी लगाया है अंदर मान लीजिए, तो क्या कर देगा, वो सीलन दिखाना शुरू कर देगा, पेंट छूटने लगता है, देखते हैं अधिकतर आपके घरों में, ठीक। तो वो सब किस वजह से होता है, सीलन की वजह से होता है, ठीक। तो देख लिया आप लोग डैम्पनेस क्या होती है, और क्या इसमें है कि इफेक्ट क्या क्या है डैम्पनेस के, देख लेते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि जो हमारा सॉइल होती है, ये हमारी सॉइल है, हमारी यहाँ पे जो वॉल खड़ी रहती है, ठीक, फाउंडेशन से बनाए रहते हैं नीचे, ठीक। तो ये जो वॉल खड़ी होती है, यहाँ के सॉइल जो रहते हैं, यहाँ पे क्या होती है, उसमें नमी होती है, ठीक। और यही नमी क्या होती है, कैपिलरी एक्शन से क्या होता है, आपके ऊपरी मतलब दीवार के ऊपरी सिरों में चढ़ जाती है, और जब ऊपरी सिरों में चढ़ जाती है तो वही क्या होता है, आपकी दीवार को गीली कर देती है या पेंट छूटने लगता है आपका, ठीक। तो अब कुल मिला के आपके पूरे जो वॉल की कंस्ट्रक्शन या चिनाई जो किए रहते हैं उसको बर्बाद करने लगती है, प्लास्टर को भी बर्बाद करने लगती है, ठीक। तो क्या होता है कि मृदा से नमी मिलके कुछ कैपिलरी एक्शन से, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व, ठीक। केशिकात्व के थ्रू मतलब क्या होता है, आपके सॉइल से मॉइस्चर उठ के कहाँ जाता है, आपकी वॉल में जाता है और वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, यानी कि आपकी दीवार को नष्ट करना शुरू कर देता है। और क्या है, इसी के कारण क्या होता है, आपका प्लास्टर जो होता है फूल जाता है, ठीक, टूट के बिखरने लगता है, और पुताई उटाई पेंट होता है तो पेंट वेंट खराब होने लगता है। और इससे और क्या होता है कि जो आप दीवार है, मान लीजिए जब मेज कुर्सी जो भी फर्नीचर यूज़ करते हैं, क्या होता है, नमी से होने की वजह से उसमें क्या लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, और वो उसको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब देखते हैं घरों में साफ सफाई होती है, ध्यान पड़ता है, तो पता लगता है कि अंदर से भाई दीमक लग गया है, खाने लगा है सीलन की वजह से। अब इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, ठीक। तो ये था आपका डैम्पनेस, सीलन, और उससे कुछ होने वाले इफेक्ट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। भवन में सीलन आने के क्या क्या कारण है, मतलब ये जो डैम्पनेस है किस किस वजह से आती है, कॉजेज ऑफ डैम्पनेस। सीलन आने के कारण, तो पॉइंट वाइज लिख लेते हैं क्या क्या कारण है, फिर बता देंगे एक्सप्लेन। चिनाई में प्रयुक्त पदार्थों का पारगम्य होना, पारगम्य में मतलब हो जाता है परमिएबल, पारगम्य होना, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आपका बैड वर्कमैनशिप, ठीक, बैड वर्कमैनशिप, घटिया कारीगरी,
नाम से आप लोग समझ रहे होंगे कि डैम्पनेस जो है किस किस वजह से होती है। तीसरा पॉइंट है आपका वर्षा का अधिक होना, हैवी रेन, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल, ठीक। आखिरी और लास्ट है हमारा त्रुटिपूर्ण जल निकासी, इम्प्रॉपर ड्रेनेज, निकासी, जल निकासी क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इन कारणों से क्या होता है आपके जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सीलन आती है। पहला आपका क्या है, चिनाई में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का परागम्य होना, मतलब उसमें यूज होने वाले जो जो आपके पदार्थ हैं उसको क्या करते हैं हम लोग सही तरीके, सही अनुमान में मिलाकर जो भी मसाला हम बनाते हैं उसको सही रेशियो में लेकर यूज़ करते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मिलाते हैं कि जिससे क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन करें और प्लास्टर वास्टर जब करते हैं तो उसमें क्या करता है, कुछ तरीके घोल मिलाते हैं जिससे कि जब पानी पड़े दीवार पे मान लो अगर होती है तो वो क्या करता है, इसको जो है रोकने का काम करता है, ठीक। और अगर यही चीज़ नहीं डालते हैं, जो पदार्थों का यूज़ अगर हम नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डैम्पनेस आ जाती है, सीलन आ जाती है। तो ये हमारा पहला कारण है। दूसरा हमारा क्या है, बैड वर्कमैनशिप, घटिया कारीगरी, यानी कि वो क्या होता है हमारे डिफेक्ट के कारण आता है। यानी लीजिए हमने जो है कंस्ट्रक्शन सही से नहीं किया, ठीक, या फिर जो चीज़ हमको मिलानी थी सही रेशियो में ये चीज़ डालना था, वहाँ वो चीज़ नहीं डाला, तो क्या होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो भी निर्माण करते रहेंगे उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, नमी लग जाएगी और मतलब आपका लॉस हो जाएगा टोटल पूरा। और क्या, वर्षा का अधिक होना, पानी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पानी अधिक होता है तो क्या होता है, उसी से कैपिलरी एक्शन होके आपका वाटर जो है दीवार पे आ जाता है। दीवार पे आने के बाद जो अंदर का पेंट लगा रहता है वो आपका छील के मतलब निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा और उस पर जम जाता है। इफ्लोरोसेंस एक चीज़ होती है, भी बताएंगे आपको, इफ्लोरोसेंस होने लगता है, ठीक। तो यही सब चीज़ है। और आखिरी हम लोग का क्या है, त्रुटिपूर्ण जल निकासी। तो जैसे कि यही वर्षा जब अधिक होती है तो क्या होता है, आपकी छतों पे अगर सही प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पूरी निकास की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगा, पानी वहीं पे रुक जाएगा पानी, तो क्या होगा, अब रिस के निकलने कहीं स्टार्ट करेगा। तो चिनाई के मतलब माध्यम से धीरे धीरे रिस के कैपिलरी एक्शन थोड़ा होकर क्या होता है, अंदर की तरफ आ जाता है। फिर दीवारों में ऊपर की तरफ देखते होंगे आपके कमरे में, तो क्या लगता है, फिर हाँ भाई सीलन हो गई, वहाँ पे पेंट निकलने लगता है, इफ्लोरोसेंस हो जाता है। तो ये आपके 4 कारण थे जिसकी वजह से आपके बिल्डिंग में जो होता है कंस्ट्रक्शन में डैम्पनेस आती है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, भवन के अंदर सीलन आने के स्रोत, ठीक। सोर्सेस कौन कौन से, ये हम बता रहे थे किस किस कारण से आता है। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे डैम्पनेस आती है, वही हम बताए हैं जो उन्हीं में से है, ज़्यादा नहीं, तब भी देख लीजिए, पॉइंट एक हेडिंग बता दे रहे हैं। क्या है, सोर्स ऑफ डैम्पनेस। इसके पहले हम क्या बताए थे, कारण बताए थे, ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीज़ है दोनों। सीलन के स्रोत, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके बताइए, आपको हम उसको बताएंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमारा है भूमि से सीलन का दीवारों, फर्श में आना।
अगला टॉपिक है हमारा बाहरी दीवारों से। अगला है छतों से। निर्माण के दौरान भवन में जल प्रवेश। और क्या है? पांचवा लास्ट है मुंडेर तथा दीवारों के शीर्ष से। तो इतने सोर्स है आपके सीलन आने के। तो पहला क्या है? भूमि से सीलन का दीवारों तथा फर्श में आना। हम जो बता रहे थे क्या होता है, वही कैपिलरी एक्शन करके कोशिकात्व के माध्यम से आपके सॉइल से जो मॉइस्चर होता है वो आपके फर्श पे आता है। फर्श से फिर क्या होता है, आपके दीवार पे चढ़ने लगता है, तो दीवार को फिर बर्बाद करता है, आपके फर्श को भी नुकसान पहुंचाता है। उसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डीपीसी लगाते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स लगा देते हैं 2 से 4 टन। ठीक। बाहरी दीवारों से कैसे होता है भाई? वर्षा का जल क्या होता है, जब दीवार पे पड़ता है तो अगर हम नहीं लगाए रहते डीपीसी या उसके सीलन के लिए कुछ रोक, तो फिर वो चिनाई से जो है, जो आपका प्लास्टर जो अगर नहीं किए रहते तो बाहर की दीवार पे जब पानी बढ़ता है तो क्या होता है, वो अंदर की तरफ प्रवेश कर देता है थोड़ा थोड़ा रिस के। फिर क्या होता है, आपका इफ्लोरेसेंस शुरू हो जाता है। ठीक, इफ्लोरेसेंस अभी बताएंगे आपको क्या है। छतों से सीलन क्या होता है? जब आपका पानी बरसता है अधिकतर, तो क्या होता है कि जब आपका पानी बहुत ज़्यादा बरसने लगता है, तब उस पर लगातार पानी पड़ने की वजह से वही छत से आपका जो क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिसना स्टार्ट हो जाता है। अब जब भाई किसी चीज़ देखते हैं, अधिकतर देखते हैं होंगे घरों में, क्या होता है जब ज़्यादा पानी बरसता है तो कॉर्नर साइड में अधिकतर देखते हैं। तो कहाँ पे? कॉर्नर पे, जो जितना भी कॉर्नर होता है सब जहाँ पे गीला गीला दिखता है कि मॉइस्चर आ गया है उसमें। ठीक, फिर लोग कहते हैं भाई क्या हो गया है, वही सीलन आ गई है। असली तो वो जो छत का जल था क्या हो गया, सीलन का एक स्रोत बन गया। अगला टॉपिक हमारा क्या है? निर्माण के दौरान भवन में जल प्रवेश। मतलब अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस दौरान अगर मतलब आपका वाटर चला गया, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और प्रॉपर आपने व्यवस्था नहीं की है कि अगर पानी बरस जाए तो कैसे उसको रोकें, और उस पर पानी पड़ गया तो क्या होगा, उसको बर्बाद करना शुरू कर देगा भाई। अगला क्या है? मुंडेर और दीवारों के शीर्ष से। ठीक, तो मुंडेर मतलब जो छत ये होती है आपकी, छत के ऊपर ये क्या बनता है? पैरापेट, वही मुंडेर। ठीक, ये क्या है आपका? यही पैरापेट है। ठीक, मुंडेर है। तो मुंडेर और क्या बोल रहे हैं? दीवार के शीर्ष से, यानी कि ये जो कोना है यहीं से जब पानी भरने लगता है छत पे, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होती, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, सही से ढाल नहीं दिए छत पे जो हम बनाते हैं, तो अगर पानी कोनों पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो यही कोने से क्या होता है, पानी रिस के अंदर जाने लगता है, फिर आपकी सीलन का निर्माण हो जाता है आपके भवन में, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये क्या था आपका डैम्पनेस का सोर्स, जो अपने सीलन आती है तो उसके कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन कारणों से आते हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा इमारतों में नमी को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके। ठीक, डैम प्रूफिंग के लिए कौन कौन सी मतलब चीज़ें हम कर सकते हैं। डैम प्रूफिंग लेयर लगा के कर सकते हैं,
ठीक। सरफेस ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, चौथा है कनेक्टिंग, पांचवा लास्ट है आपका कैविटी वॉल। ये हमने वॉल में पढ़ाया है आपको, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। जो लोग पढ़े होंगे मुझसे वो जानते हैं कि कैविटी वॉल क्या होती है। उसमें बताया था मैंने कि ये क्या होती है, सीलन रोकने का काम करती है। अभी बताएंगे कैसे काम करती है। तो पहला हमारा है डैम प्रूफिंग लेयर लगा के, मतलब क्या करते हैं, एक वही डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स, एक लेयर ऐसी लगा देते हैं, ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, आपकी सीलन अंदर जाने से वो लेयर उसको रोकती है, एक तरह से झिल्ली बना देती है, समझ लीजिए। ठीक, उसको कौन कौन से मटेरियल हैं यो यूज़ करते हैं सील रोक परत के लिए। बिटुमिन यूज़ कर सकते हैं, अधिकतर बिटुमिन को गर्म करके उसका लेप क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, अधिकतर आपका जो सीलन होता है अंदर नहीं जाता है। अगला क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट, यानी कि सतह का ट्रीटमेंट करके सरफेस पे किसी तरह एक तरह का लेप लगा देते हैं। जब कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसमें कुछ मटेरियल से उनका लेप लगा देते हैं। क्या कौन कौन से हैं देख लीजिए, कोल तार है, रेजिन है, सोडियम, पेंट लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं ना, वार्निश, सीमेंट पेंट, सीमेंट पेंट। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या यूज़ करते हैं हम सरफेस ट्रीटमेंट के लिए, इसी का लेप लगा देते हैं सरफेस पे, तो उससे सतह का क्या होता है, उपचार हो जाता है। सरफेस ट्रीटमेंट मतलब सतह उपचार। अगला है हमारा इंटीग्रल डैम प्रूफिंग। इंटीग्रल मतलब आंतरिक, मसाला जो हम बनाते हैं उसको चिनाई के अंदर जो हम मसाला यूज करते हैं उसका सही रेशियो, सही रेशियो में क्या होता है, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग क्या करते हैं, मसाले को सही रेशियो में बना के और उसके अंदर कुछ सील मतलब रोक पदार्थ मिलाकर उसके क्या करते हैं, फिर उसका लेप लगा देते हैं, मतलब जो भी प्लास्टर वास्टर में करना उसमें मिला लेते हैं। ठीक, मसाला जो हम दीवार बनाते हैं उसमें लगा देते हैं जिससे कि क्या रिएक्शन ना होने पाए। ठीक, गुनाइटिंग, गुनाइटिंग क्या होता है, इसकी हिंदी भी शायद गुनाइटिंग होती है, गुनाइटिंग, गुनाइटिंग। एक चीज़ और लिखा है, बलपूर्वक जल रोधक पदार्थ भरना। ठीक, तथा बलपूर्वक जल रोधक पदार्थ भरना। ठीक, यानी कि वही वाटर प्रूफिंग के लिए क्या करते हैं, जल वो रोधक कोई पदार्थ यूज़ करते हैं। गुनाइटिंग क्या होता है, गुनाइटिंग क्या होता है कि हम एक मशीन होती है उसमें आपका जो प्रॉपर होता है मसाला जहाँ हमें डालना रहता है, एक मशीन के माध्यम से प्रेशर देके मसाले को जहाँ से भी हमें सीलन दूर करनी रहती है उसके अंदर मसाले का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं बलपूर्वक, यानी फोर्स से, यानी कि प्रेशर लगा के। ठीक, प्रेशर लगा के। ठीक, तो ये हो गया हमारा गुनाइटिंग। अगला क्या है, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा है, वॉल होती है 5 मीटर का गैप होता है नॉर्मली इसका। कैविटी वॉल यानी कि कैविटी यानी कि होता है स्पेस, खाली जगह। ठीक,
ये जो स्पेस है आपका पूरा, ये क्या है, कैविटी यानी स्पेस है। तो जब आपका बरसात जाड़ा पड़ता है तो क्या होता है कि पहले परत पे जब आपके पड़ेगा बरसात या जाड़े का इफेक्ट, तो इतना दूरी होने की वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। ठीक, आपका जो भी पानी रहता है, सीलन जो भी रहती है, वो इस दीवार से इस दीवार तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि इसमें हम खाली स्पेस छोड़ देते हैं इतना, जिससे कि हमारी वॉल ये वाली जो है बची रहे। और ये कितनी होती है? लगभग 5 मीटर, 5 मीटर से कम नहीं होती, उससे ज़्यादा ही रखी जाती है कैविटी वॉल। ठीक, तो ये था आपका क्या, हमने पढ़ा कि डैम प्रूफिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लेब लगा के, कैविटी वॉल बना के, ग्रेनाइटिंग करके, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग करके और सरफेस ट्रीटमेंट करके। ठीक, तो ये सब हमारे उपचार थे इसके रोकने के। वाटर प्रूफिंग करके, भाई अगर वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो भाई डैम प्रूफिंग भी हो जाएगी, ना पानी आएगा ना सीलन आएगी। वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो डैम प्रूफिंग से भी बच जाएंगे। अगला हमारा क्या है, तहखाने में सील रोधन विधि का उपचार। तो तहखाना होता है, तहखाना आप लोग जानते होंगे, अधिकतर जहाँ चीज़ें हमें स्टोर करनी रहती है, बड़े बड़े चीज़ अपना सामान स्टोर करना है। ये हो गया आपका तहखाने की फाउंडेशन। कंक्रीटिंग की है ये। यहाँ पे क्या करते हैं, एक सील लोग रद्दा लगाते हैं यहाँ पे नीचे से बचने के लिए। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, फ्लोर का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, 2 तरह की वॉल का निर्माण करते हैं। ठीक, 2 वॉल, और इसके बीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, सील रोधक पदार्थ भर देते हैं। क्या करते हैं, सील रोधक पदार्थ भर देते हैं। तो क्या करते हैं, तहखाने में हम 2 लेयर की वॉल बनाते हैं, और 2 लेयर की वॉल बनाने में बीच में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का यूज़ करते हैं ऐसे, जिससे कि सीलन आए तो इस दीवार तक ही रह जाए, इस दीवार तक ही सीमित रह जाए। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसमें तहखाने में कि 2 लेयर की वॉल बनाते हैं, उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि जिससे सीलन उसके अंदर नहीं आ पाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम आपको नहीं बता सकते इस समय। अगला है हमारा सील रोधक पदार्थ, मतलब कौन कौन से मटेरियल हैं जिसको सीलन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। डैम प्रूफिंग मटेरियल कह सकते हैं। क्या है, डैम प्रूफिंग मटेरियल। तो डैम प्रूफिंग मटेरियल आपके कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला हमारा स्टोन, पत्थर। पहला क्या हमारा स्टोन। दूसरा है सीमेंट कंक्रीट। तीसरा है हमारा सीमेंट सैंड मोर्टार। अगला है एस्बेस्टस, इसको हिंदी में भी एस्बेस्टस कहते हैं। ये हो जाएगा सीमेंट बालू का मसाला, और ये हो जाएगी सीमेंट कंक्रीट। बिटुमिन, भाई बताइए, जब गर्म करके इसका एक लेप लगा देते हैं। पॉलीथीन शीट्स भी यूज होती हैं।
पॉलीथीन की क्या होती हैं, शीट्स भी यूज़ होती हैं। तो ये सब क्या है, आपके मटेरियल है डैम प्रूफिंग। याद कर लीजिए कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से मटेरियल हम डैम प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा मटेरियल के बारे में लिखना पड़ेगा कि कहाँ यूज़ होते हैं। सैनिटरी टाइल्स है, तो सैनिटरी टाइल्स अधिकतर आपकी कहाँ यूज़ होती है, रसोई घरों में यूज़ होती है, वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका पानी जाता है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पानी जाता है उसको क्या होता है, सैनिटरी टाइल्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें सीलन नहीं पड़ती है। ठीक, किचन विचन में आप देखते होंगे कि सीलन क्यों नहीं पड़ती है, वहाँ तो पानी ज़्यादा होता है, जल्दी पड़ जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसी टाइल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि सीलन नहीं होने पाती। मेटल शीट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इतने तरीके के आपके मटेरियल हैं जो हम लोग क्या करते हैं, उसके डैम प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। पत्थर लगाते हैं, सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं, सीमेंट सैंड वाटर का यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं, बिटुमेन पॉलीथीन शीट्स लगाते हैं, सैनिटरी टाइल्स का यूज़ करते हैं और मेटल शीट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके मटेरियल है कि जो हम लोग डैमेज से बचने के लिए यूज़ करते हैं। अगला है हमारा, पुरानी संरचनाओं से सीलन दूर करने का कौन कौन सा उपाय है। ठीक, रिमूवल ऑफ डैम्पनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। रिमूवल ऑफ डैम्पनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो किस किस तरीके से रिमूव करते हैं देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, यदि भवन के पास पानी एकत्र होता है तो पक्की नाली बनाकर क्या करते हैं, वहाँ के पानी को दूर ले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर जल इकट्ठा नहीं होता और आपकी सीलन नहीं पड़ती। और क्या, सीलन ग्रस्त फर्श को निकालकर उसके स्थान पर नया फर्श डाल देते हैं। तो क्या करते थे पहले के ज़माने में, जब फर्श जो है सीलन लग जाती थी, क्या करते थे वहाँ पे नया मटेरियल बन के नई फर्श का निर्माण कर देते थे। टूटे उखड़े हुए प्लास्टर को निकालकर चिनाई जोड़ साफ करके नया प्लास्टर उसमें उचित जल रोधक पदार्थ मिलाए हो कर देना चाहिए। फिर क्या होता है, तो प्लास्टर जो आपका जहाँ पे रहता है, जहाँ पे आपका प्लास्टर निकलने लगे कंस्ट्रक्शन में से, यहाँ पे प्लास्टर निकल रहा है तो इतना में से प्लास्टर निकाल कर और मटेरियल जो है आपका उसमें डैम प्रूफिंग मटेरियल मिलाकर फिर से उसी जगह पे क्या कर देते हैं, मसाले का प्रयोग करके उसको बंद कर देते हैं। तो ये हो गया। अगला क्या है, मुंडेर के ऊपर कोपिंग का कल लगा देनी चाहिए। कोपिंग क्या होती है, यही होती है कोपिंग की चीज़ें होती है, देख लीजिए। ये क्या होती है, आपकी कोपिंग होती है, जिससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपके वॉल पे जो है पानी, वर्षा का पानी जो है नहीं आने पाता है, थोड़ा सा बढ़ा के जो है इसको स्ट्रक्चर बना देते हैं। छत से जल निकास की पाइपों की वर्षा ऋतु से पहले सफाई कर दें। मतलब क्या करते थे कि जब बारिश का पानी हो, भाई छत जहाँ से पानी निकलना है, क्या करते थे हमेशा इंतजाम रखते थे कि अगर पानी बरसे तो उसका निकास आसानी से हो सके, वहाँ रुके ना, जिससे हमारे जो भवन है उसमें सीलन ना आ पाए। टपकती छतों के ऊपर नया सील रोक रद्दा लगा देना चाहिए। यानी कि छत जहाँ से मतलब लगे कि सीलन ज़्यादा हो रही है, पेंट गिरने लगे, तो क्या करते थे उस पर एक सील रोक रद्दा लगा देते थे छत के ऊपर। तो ये सब क्या थे, आपकी पुरानी संरचनाओं में जो है सीलन को दूर करने के उपाय। और आजकल तो कई चीज़ आ गई हैं, गुनाइटिंग जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल आ गए हैं, सीमेंट मोटार मसाला लगा के यूज़ कर लेते हैं। ठीक, बिटुमेन का लेयर लगा लेते हैं गर्म करके, कई तरह के। पहले लेकिन ये सब नहीं था, तो पहले यही सब करते थे। ठीक, पानी का निकास कर देते थे छतों से, मतलब देखते थे कि पानी का निकास हो जाए, सफाई रखते थे, और जहाँ से नहीं हो पाए वहाँ से प्लास्टर निकाल कर वहाँ पर डैम प्रूफिंग उसमें मटीरियल मिला के उसको फिर से बना देते थे। तो ये सब आपके तरीके थे कि पहले पुराने समय में जब हमारे पास इतनी मशीनें नहीं थी ग्रेनाइटिंग करने के लिए, तो हम ऐसे ही सीलन को रोकते थे। अगला क्या है, ये फ्लोरेसेंस क्या होता है। ठीक,
फ्लोरेसेंस, फ्लोरोसेंस ऑन वॉल। ये फ्लोरोसेंस का हिंदी क्या होता है? लोना या सोरा। क्या होता है? लोना या सोरा। लोना लग गया बोलते हैं लोग दीवारों पे, ठीक। तो क्या होता है? फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस क्या होता है? दीवार में चिनाई में जब सीलन घुस जाती है तो क्या होता है? ईंट या मृदा में विद्यमान जो लवण होते हैं, आपके जितने भी वो सॉल्ट होते हैं मटेरियल, वो चिनाई पर आकर क्या हो जाते हैं? जमने लगते हैं। किस तरीके से? सफ़ेद काई के रूप में, ठीक। तो कभी कभार आप लोग देखते हैं कि आपके जो दीवार है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ से सीलन होके जाता है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो है पड़ने लगते हैं, आपकी प्लास्टर पेंट जो रहता है आपका छूटने लगता है, पपड़ी पपड़ी पाकर, ठीक। तो यही आपका क्या होता है? फ्लोरोसेंस होता है, जो आपका पेंट सीलन पाकर पपड़ी छोड़ने लगता है, यानी पेंट निकलने लगता है अपनी जगह से। और या फिर मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे देखते हैं कि पेंट निकल आया, अजीब सा लगता है कि भर आया हो, किसी ने मटेरियल भर दिया हो कुछ, ठीक। उसमें क्या होता है कि ये जो सॉल्ट होता है, यही कैपिलरी एक्शन लेके इससे दीवार में जाता है, और दीवार के ऊपर फिर क्या होता है? ये छोटी छोटी जो बनी रहती है अजीब सी दीवार जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो क्या है हमारा, ये फ्लोरोसेंस है, ठीक। तो चैप्टर हमारा खत्म भी है, 2-3 टॉपिक और बचा है। बचा है इफेक्ट ऑफ टर्माइट्स। और गलत हो गया, टीमाइट लिख जाए, टर्माइट होता। इफेक्ट ऑफ टर्माइट्स, कीटों के कुप्रभाव, एंटी टर्माइट सॉल्यूशन, कीटों से बचने के लिए जो गोल यूज करते हैं वही क्या होता है? एंटी टर्माइट सॉल्यूशन। एप्रॉन एक चीज़ होती है, अभी बताएंगे आपको, उसी को रोकने के लिए सीलन को यूज़ किया जाता है। एफ्रॉन एंड फ्लिंथ प्रोटेक्शन। एप्रॉन एंड फ्लिंट प्रोटेक्शन। तो ये टॉपिक बचे हैं कुछ आपके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है? इफेक्ट ऑफ टर्माइट्स, यानी कि टर्माइट मतलब क्या होता है? कीट। टर्माइट मतलब क्या होता है? कीट, ठीक। तो जो आपके कीड़े लगते हैं, यानी दीमक वीमक जो आपका लगता है, घुन लगता है, तो ये सब क्या है? आपके कीड़े हैं। यही सब आपके क्या, फर्नीचर, रबड़, जितने भी घर की चीज़ें होती हैं मटेरियल, उसको क्या करते हैं? अंदर से खाने लगते हैं। तो इन्हीं सब टर्माइट्स को रोकने के लिए कुछ हमको मटेरियल भी दिए गए हैं, कुछ इस तरह है। एंटी टर्माइट सॉल्यूशंस, इसको याद कर लीजिए। ऐसे सॉल्यूशन जो क्या होते हैं? टर्माइट्स को मारने के लिए या उससे बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? एंटी टर्माइट सॉल्यूशन होते हैं। डाईएल्ड्रिन, एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, क्लोरीन, डीडीटी। कुछ लोग जानते हो कि डीडीटी के बारे में पढ़े होंगे अगर इंटर में अच्छे से, तो अगर जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताए कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। जिसको पता है भाई कमेंट करके बताइएगा। कितना कितना % यूज होता है? 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5 में होता है,
1% यूज़ होता है, ये 5%। DDT आपका क्या होता है, 5% यूज़ होता है, उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, मिट्टी में मिलाकर घोल आपके यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका जो है, जो दीमक कीटनाशक होते हैं, जितने भी कीट होते हैं सॉइल में, क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ना हमारी दीवार पे आते हैं, ना हमारे कंस्ट्रक्शन में आते हैं, और ना ही कोई आपको हानि होती है। तो एंटी टर्माइट सोल्यूशन क्या होता है, कीटों को मारने के लिए, कीटों से बचने के लिए हमारा बनाया गया क्या होता है, घोल होता है, वही होता है हमारा एंटी टर्माइट सोल्यूशन होता है। और इफेक्ट ऑफ टर्माइट मैंने बता दिया कि इससे क्या होता है कि भाई आपके फर्नीचर क्या होते हैं, उसको अंदर से खाने लगते हैं, फिर बुरादे के रूप में जो है, बुरादा जो भी छोटे छोटे, मतलब दीमक क्या करते हैं कि आपके मटेरियल को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करते, क्या करते हैं, अंदर से धीरे धीरे खाने लगते हैं, खोखला कर देते हैं उसको। ठीक, आपको बाहर से पता नहीं लगेगा, केवल एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है कि वहाँ पे दीमक पड़ रहा है, नहीं तो हमको देखना पड़ता है ऊपरी लेयर से निकाल के कि दीमक लग रहा है कि नहीं। इन्हीं को क्या कहते हैं, जो कीट हमारे लगते हैं, इन्हीं को वाइट एंड्स भी कहते हैं। ठीक, तो यही था हमारा क्या कहते हैं आज का चैप्टर, वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग। और मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें समझ में आ गई होंगी, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे पूछिए, हमारा नंबर दिया गया हुआ है, कोई भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।